अच्छा, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आज न्यूरो डाइवर्सिटी के ऊपर करेंगे। आई विल बी टेकिंग इट एज़ मोर ऑफ अ ट्रेनिंग, एज़ मोर ऑफ अ बैठक जो कि मैं एबिलिटीज़ इग्नाइट एजुकेशनल फाउंडेशन के लिए वैसे ही दे रहा होता हूँ। तो राइट नाउ आई विल नॉट बी लुकिंग एट यू पीपल एज़ अ पार्ट ऑफ औज़ार वगैरह, आई विल बी लुकिंग एट यू एज़ एन इंडिविजुअल पीपल who are working towards making the world more inclusive, in either making furniture, either making प्रोडक्ट्स, किसी लिहाज से भी जो है अपनी चीज़ों को जो है वो ज़्यादा आप ये कर लें कि इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं कि ज़्यादा लोग यूज़ कर सकें। इससे पहले कि मुझे, क्योंकि ये पुरानी वाली हमारी एक ट्रेनिंग मौजूद है, उसी से लिंक चीज़ें हैं, मैं थोड़ा-सा आपको अपना तारुफ़ करवा देता हूँ एबिलिटीज़ इग्नाइट एजुकेशनल फाउंडेशन का, कि एबिलिटीज़ इग्नाइट एजुकेशन फाउंडेशन न्यूरो डाइवर्सिटी पे काम कर रही है कि किस तरीके से हम इस पूरी कंट्री को, हम इस पूरी की पूरी ज़माने को जो है ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और किस तरीके से हम इनको मोर अच्छे अंदाज में समझ सकते हैं। हर बंदे की, हर बच्चे की, हर टीचर की डिफरेंट किस्म की नीड्स को, और फिर उसके ऊपर हम काम करते हैं, जिसमें हम तीन बड़े पहरावों पे हैं। एक पैराहा हमारा हम कदम है जो कि बिल्कुल पेरेंट्स के ऊपर काम कर रहा होता है, कि पेरेंट्स हमारे पास आए अपने बच्चे को लेकर और हम उन पे फोकस करते हैं कि ओ, आप के ये कह रहे हैं कि बच्चा ये बिहेवियरल इश्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है, विच माइट नॉट बी इवन क्या नाम है उसका, इश्यूज हो भी नहीं सकते, बट पेरेंट्स को लग रहे होते हैं, तो हम उसकी असेसमेंट करते हैं और फिर हम उनको एक राह अमल देते हैं। इसके बाद हमारे पास आगाही प्रोग्राम है, जिसमें हम स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पे बच्चों की असेसमेंट करते हैं, टीचर्स के साथ बैठते हैं, हम एक करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि हर लिहाज से हम एक स्कूल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और वहाँ के स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो है हमारा गूंज का है। गूंज के अंदर हमारा बेसिकली, जिस तरह अभी मैं आप लोगों के साथ वेबिनार कर रहा हूँ, या इसी तरीके के हमारे मुख्तलिफ वेबिनार्स हो रहे होते हैं, हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वहाँ पे इसके बारे में ट्रेनिंग करते हैं, कुछ हम इवेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा हमारा गूंज के अंदर आता है। इसके बाद हमारा आगाही के अंदर एक बहुत बड़ा एक हम गूंज और आगाही का आप ये समझ लें कि मिलाप की सूरत में हमारा एक कैटलिस्ट कोहोर्ट है, जिसके अंदर हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जाते हैं, वहाँ पे हम बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट को हम एज एन इंटर्न हायर करते हैं, और फिर उनको जो है हम ट्रेन करते हैं मुकम्मल तौर पे कि किस तरीके से वो बच्चे की असेसमेंट करेंगे, पेरेंट्स से कैसे बात करेंगे, कम्युनिटी में कैसे इंगेज होगी, वो सारी की सारी जो डिस्कशन है वो हम कैटलिस्ट कोहोर्ट में करते हैं। अब इसको लेकर जाने से हम आगे जाएं, मैं एक छोटा सा अपने एक पिक्चर्स रिप्रेजेंट कर दूं कि हमने मुख्तलिफ जगहों पे ट्रेनिंग्स करवाई हुई हैं। नोमल वैली हो गई हमारी, हमारी फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इन सब जगहों पे हमारी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स होती रही, जिसमें हमने टीचर्स को ट्रेन किया, हमने बच्चों की असेसमेंट्स करवाई हैं, हमने इवेंट्स वगैरह करवाई हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें होती रही। अब आज के हमारे मकासद हैं क्या क्या इस पूरी की पूरी, और ट्रेनिंग, एक तो न्यूरो डाइवर्सिटी के तस्वुर को मुकम्मल तौर पे हम समझेंगे कि न्यूरो डाइवर्सिटी असल में है क्या, उसका वर्ड क्या बताता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है। फिर उसके बाद हम कुछ शनाख्त करेंगे कि आखिर जब हम न्यूरो डाइवर्सिटी को देखते हैं, न्यूरो डाइवर्सिटी के इंडिकेटर्स को देखते हैं, तो हमें पता चलता है ओ, इनकी नीड्स किस किस्म की हैं। और उसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हिकमत अमली पर कि कौन सी चीजें हमारे उस प्रोडक्ट में या उन चीजों के अंदर होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे जाएं, हमारा एक छोटा सा आप ये कह लें कि आइस ब्रेकर है, कि हम ताकि एक चीजों के बारे में जान सके, कुछ वो कर सकें। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम रिमशा से स्टार्ट करते हैं। रिमशा, वुड यू लाइक टू टेल मी वन थिंग, टू ट्रूथ एंड वन लाई अबाउट योरसेल्फ, और लोग सारे बताएंगे कि इसमें से झूठ कौन सा वाला Two truth and one lie. है। जी, और बाकियों ने बताना होगा कि इनमें से इनका लाई कौन सा है। थोड़ा सा टाइम दे दें। अच्छा चलें, जब से मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एग्जांपल ये है कि मुझे बिरयानी पसंद है। मैंने मास्टर्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किया हुआ है। और अब तीसरा ये है कि मुझे हैरी पॉटर बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इसमें से झूठ कौन सा? हैरी पॉटर बहुत बुरी लगती है। बाकी अहमद, वो अब्दुल रहमान, आप बताएं। अहमद, आप साथ, आपके कैलिफोर्निया।
I believe California, like masters from University of California. तो This बेसिकली is मेरा जो possible, झूठ है लेकिन वो आपने यही कुछ है बताया नहीं इस बारे में। ट्रुथ कि इज बिरयानी अच्छी लगती है। नहीं नहीं यार, वो सच था यार, अल्लाह की कसम बहुत अच्छी लगती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठीक है, मुझे अब हैरी पॉटर से एक तरह से नफरत होना शुरू हो गई है। और दूसरा ये है मेरा सच के मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन झूठ ये था कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ा हुआ है। तो अब इस तरीके से निमिषा कुछ भी सिंपल से हो सकती चीजें। ओके, आई रियली लाइक स्केचिंग और मुझे आर्किटेक्चर में कोई शौक नहीं है एंड आई रियली लाइक पास्ता। वाह, आपको आर्किटेक्चर में कोई शौक नहीं है। कोई और इनका झूठ पकड़ेगा? आर्किटेक्चर का शौक नहीं है। lie. देखिए, this was obvious. तो निमिषा क्या कहती है आप, वर बी राइट और रॉन्ग? हाँ, सही है क्योंकि ज़्यादा ऑब्वियस था। चले वफा, आप पूछिएगा। कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइन बहुत पसंद है और मुझे फारिग बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मुझे मूवीज़ अच्छी नहीं लगती। साद, आप क्या कहते हैं, क्या झूठ है? फारिग बैठने वाला झूठ है। इनके फारिग बैठना अच्छा नहीं लगता। मेरा ख्याल है मूवीज नहीं अच्छी लगती, ये वाला झूठ है। तो वफा आप क्या कहती है? मुझे फारिग बैठना अच्छा नहीं लगता है, lie. अच्छा, आपको फारिग बैठना अच्छा लगता है। और आपको मूवीज अच्छी नहीं लगती? No, I prefer series. ओह, मेक सेंस। साथ, अब हाँ, आप बताइए। मुझे बाइक ट्रिप्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मैं बाइक पे कुमराट गया हुआ हूँ और मैं अभी भी बाइक ट्रिप पे ही जा रहा हूँ। साथ वाज लाइक मैं तो सबसे ज्यादा ऑब्वियस वाला भेजूंगा। हाँ, अब्दुल्ला, आप क्या, अब्दुल रहमान आप क्या कहते हैं? अभी भी बाइक पे जा रहे हैं। चले अब्दुल रहमान, अब आप बताएं। अच्छा, मैं मुझे थोड़ा स्केचिंग बहुत चैलेंजिंग पसंद है। दीजिएगा। मु- अच्छा, फिर 1 मिनट दे मुझे। अच्छा अच्छा, अहमद आपने करने तब तक जब तक अब्दुल रहमान सोच रहे हैं। अहमद पहले कर ले। जी जी श्योर, मैं कर लेता हूँ। ओके, सो number one, I have 2 kids and I'm married since 8 years. Okay, number second, मैंने नागा पर्वत बेस कैंप किया हुआ है। एंड नंबर थर्ड वुड बी थर्ड, आई एम अ किक बॉक्सर। चलें आप लोग बताएं अब इसमें से। इट वाज डिफिकल्ट, चलो। फर्स्ट वन इज अ कंप्लीट लाई। नहीं ब्रो, वो सच है। अच्छा, तो ऐसा बेसिकली कैसे है? आपने नागा पर्वत का वो क्या कहते हैं, बेस कैंप वो नहीं किया हुआ? वो भी किया हुआ है। आई एम नॉट अ किक बॉक्सर बेसिकली। ओह नाइस, हाउ वाज द वो एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी लाइक अमेजिंग। लाइक बेस कैंप वहां से नागा पर्वत स्टार्ट हो रहा था और इट वाज अ ट्रैक ऑफ अराउंड 11 आवर्स। हाँ, नाइस नाइस नाइस। ठीक मेरा है, भी बड़ा प्लान है यार इस तरह हमने करने का। फेरी मेडोज से ऑल द वे नागा पर्वत 11 घंटे में किया। वहां पे रात रहे, फिर नेक्स्ट डे वी लेफ्ट फ्रॉम देयर एंड केम बैक टू फेरी मेडोज। देयर वर 2 ग्लेशियर्स दैट वी क्रॉस इन द वे, और फिर काफी मुश्किल रास्ते थे बीच में। चलें, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, अब या हम ट्रेनिंग की तरफ जरा वापस आते हैं। अब आपको सबसे पहले हमने एक चीज़ ये देखी होगी कि हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, हर किसी का जो अंदाज है बात करने का वो डिफरेंट है, हर किसी के समझने का अंदाज डिफरेंट होता है। ऊपर से बहुत सी आपको इस तरह का हुआ कि लग रहा था कि ये झूठ होगा लेकिन वो सच है। तो वी नीड टू कम हियर इन विद दिस माइंडसेट कि वी डोंट नो एनीथिंग।
अभी जो भी बात हो रही होगी, हम एक अपने पुराने जितनी भी चीजें हमने रखी हुई हैं अपने जहन में, उसको साइड पे रखेंगे और हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि ओ, हम एक नई चीज और एक नए तरीके को देख रहे हैं। आपको एक बहुत ज्यादा चीज ये याद रखनी है कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज अनलर्न। अभी इस ट्रेनिंग का भी का सारा जो मकसद होगा, उसका मेन हिस्सा ये है कि वी हैव टू अनलर्न व्हाट वी हैव ऑलरेडी बीन टॉट, और उसको हमने एक नए पर्सपेक्टिव से देखना है। आइदर इट्स अबाउट डिजाइन्स, आइदर इट इज अबाउट हमारा देखना, आइदर इट इज अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल। तो हम किसी भी चीज को मुकम्मल तौर पे नहीं जान सकते। अब इस आइडिया को साथ रखते हुए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो यही है कि न्यूरो डाइवर्सिटी असल में है क्या। अच्छा, न्यूरो का मतलब जहां पे भी आ जाता है, मतलब इसमें आप न्यूरो साइंसिस्ट ले आए, न्यूरो सर्जन ले आए, जहां पे भी आ जाता है वहां पे जिक्र आता है दिमाग का। ये तो हमें बात 100% पता है, ठीक है, ये तो मैं कहीं नहीं सकता 100। लेकिन हम अगर डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट पे लेकर आए तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कोई मुझे समझा सकता है? array of multiple outcomes. ठीक है, वे ऑफ मल्टीपल आउटकम्स। और कोई? एंड वी वुड हैव टू लाइक टॉक अबाउट इट। मैं चाहूंगा कि सारे बात करें इस बारे में। मेरे वफा, आप क्या कहती हैं, डाइवर्सिटी क्या होती है? Diversity is about like multiple people with it. In diversity होते हैं कि different conditions उसमें आ जाएंगी। जबरदस्त। हम न्यूरो डाइवर्सिटी की नहीं, सिर्फ डाइवर्सिटी लफ्ज की बात करें। साथ आप क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी क्या होती है? Variation, you can say different perceptions. जबरदस्त। अच्छा, डाइवर्सिटी I की want to जब, add in. जी जी, I want to add in diversity in terms of business. अगर मैं देखूं तो for example if a business owner है, उसने अपने प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिटी लानी है क्योंकि एक प्रोडक्ट उसका लाइक परफॉर्म करना बंद हो गया है। तो वी एज अ बिजनेस प्लानर्स हम फिर डाइवर्सिटी पे काम करते हैं कि यार हम इस प्रोडक्ट में क्या चेंज लाएं कि लोगों को अट्रैक्ट करे, ताकि लोग उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए। या हम, अगर आपका पिछला प्रोडक्ट कैश काउ बन गया कि वो तो पैसे आ रहे हैं, चलें ठीक है, व्हाट न्यू डाइवर्सिटी शुड वी ब्रिंग इन आवर प्रोडक्ट लाइन, इन आवर सर्विसेज और समथिंग। अच्छा। सो डाइवर्सिटी का मतलब, जिस तरह मैं दो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो कि एक साथ से मैंने भी लिया है, जिसका मतलब ये है कि आपने ये देखना कि कितनी किस्म की वेरिएशन है एक सिस्टम में। एक सिस्टम के अंदर जब भी हम वेरिएशन का जिक्र करते हैं उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। लेट्स सपोज एक फर्नीचर रूम में गए, वहां वो रूम एक सिस्टम बन गया। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ओ, ये फर्नीचर, ये सोफा बना हुआ है, ये टेबल रखी हुई है, ये चेयर रखी हुई है, और इसके मुख्तलिफ चीजें हैं, तरीकेकार हैं बनाने के। वो वहां की डाइवर्सिटी है। इस क्या कहते हैं, मीटिंग के अंदर डाइवर्सिटी शहरों के लिहाज से हम देख सकते हैं कि कोई रावलपिंडी बैठा हुआ है, कोई इस्लामाबाद बैठा हुआ है, कोई लाहौर बैठा हुआ है। या हम डाइवर्सिटी जेंडर के लिहाज से देख सकते हैं कि यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग डाइवर्सिटी है। तो जब हम न्यूरो डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक सिस्टम जो डिफाइन हुआ है वो है ब्रेन, और ब्रेन के अंदर जितनी भी वेरिएशन है उसको हम न्यूरो डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी हर तरह की हो सकती है। आइदर इट्स, जिस तरह अहमद देखा, बिजनेस से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड। आपके पॉन्ड के अंदर डाइवर्सिटी में आ गया कि जी यहाँ पे फ्रॉग्स भी हैं, मछलियां भी हैं, फूल भी हैं, प्लांट्स भी हैं। और डाइवर्सिटी इज अ वेरी ह्यूज टर्म। इसी तरह न्यूरो डाइवर्सिटी भी एक बहुत ह्यूज टर्म है जो कि हर इंसान पे लागू होती है। एक कमरे के अंदर आप जो है 6 लोगों को बिठा दें और एक ही वाकया उनके सामने होना, तो उनकी जो टेक होगी उस वाकये से वो डिफरेंट होगी। आप चाहे तो इसको आप कोई मूवी का देख लें कि सिनेमा के अंदर कोई मूवी चल रही हो ना, तो जब आप डिफरेंट लोगों से बात करेंगे तो हर किसी ने एक डिफरेंट चीज को अपने अंदर समोया होगा, उन्होंने मुख्तलिफ चीजों को जहन में लेकर आया होगा, उन्होंने मुख्तलिफ आप ये कह लें कि जस्टिफिकेशन दी होगी कि ओ, ये तो इस तरह हुआ, और ये इस तरह हुआ, और ये इस तरीके से हुआ। जिस तरह आप सारे के सारे लोग हैं माशाल्लाह, आप सब कोई फर्नीचर पे काम कर रहा है, कोई इंटीरियर पे काम कर रहा है, कोई आर्किटेक्ट है, आप सब लोगों ने मिलके एक डिफरेंट अपनी ब्रेन की कैपेबिलिटीज लेकर आए और उन्होंने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीजें बनाई। ये सारा न्यूरो डाइवर्सिटी का ही एक काम है। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि नॉर्मल इज नॉट अ रियल थिंग।
साइंस में नॉर्मल सिर्फ उस एक खास बेंचमार्क को रखा जाता है कि ओ इसको हम जो है नॉर्मल कह देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक यूनिट बना देते हैं और इसी के गिर्द हम देखेंगे कि ये कितना ऊपर है और कितना नीचे है। जिस तरह मीटर या डिस्टेंस, असल में डिस्टेंस कोई चीज नहीं है, लेकिन सारे के सारे साइंटिस्ट बैठे और उन्होंने एक डिस्टेंस को जो है मेजर करके कह दिया कि ये बस मीटर है। जब इससे ज्यादा होगा तो वो इसी का ऊपर होगा कि ये 1.5 मीटर हो गया या 1 किलोमीटर हो गया, या इसी का हिस्सा छोटा होगा तो वो एक नैनोमीटर बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर बन जाएगा, 1 मिलीमीटर बन जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि हम इंसान जो है ना, हमेशा हमें एक बेंचमार्क की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब हम ह्यूमन इमोशंस की बात करते हैं तो हमारा बेंचमार्क ना बहुत ऊपर नीचे है। जिस तरीके से आप जब भी आप जाएंगे अपना बॉडी टेस्ट करवाने, तो वहां पे आपको एक रेंज मिलेगी। यू विल नॉट फाइंड कि नहीं यही पर्टिकुलर नंबर है, तब आपका जो हम कह सकते हैं कि सोशली नॉर्मल नंबर है। आपको पूरा का पूरा एक रेंज मिलेगा। इसी तरह ब्रेन के अंदर आपकी मुख्तलिफ कैपेबिलिटीज को उन्होंने कह दिया गया है कि वो समाजी तौर पे, अगेन व्हाट वी विल से इज सोशली एक्सेप्टेड, कि ये चीज जो है ना हम नॉर्मल लेती है, वरना एक्चुअल में देयर इज नो सच थिंग एज नॉर्मल। और आपको ये याद रखना है कि क्या कहते हैं, कुदरत ने ही डाइवर्सिटी को बनाया है। आप डाइवर्सिटी को इवन एक वो उसमें लगे हुए दरख्त के अंदर फूल पत्तों से भी देख सकते हैं कि वो हत्ता के एक ही शाख से निकले होते हैं, मगर हर किसी का अंदाज थोड़ा सा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। किसी में होल होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो ये कुदरत की तरफ से होता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो इसमें नुक्स है तो दूसरे में बीमारी होगी, या ये बीमार है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। एक्चुअल में सीन ही यही है कि न्यूरो डाइवर्सिटी में ब्रेन्स हमारे मुख्तलिफ पैटर्न्स के होते हैं। तो हम इसको यही कहते हैं कि ये कोई डिसऑर्डर नहीं है कि ओ इसने जो एक ऑर्डर बना होता है उसको खराब कर दिया, बल्कि ये सोचने के और समझने के मुख्तलिफ एक पैटर्न्स हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं एक बात करूंगा। एक क्वेश्चन है जो आप लोगों से बात की जानी करनी है मैंने, कि उसमें ये है कि आप लोग जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, आप लोग जब भी बात बता रहे होते हैं, जब भी चीजों को देख रहे होते हैं, तो आपके जहन में एक इंसान एंटर होता है। अब्दुल रहमान, पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ कि आप उस बंदे में क्या चीज नोटिस करते हैं सबसे पहले। Obviously, attributes, personality. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनालिटी? मतलब किस तरह का वो, उसकी नेचर कैसी है, वे ऑफ टॉक, वे ऑफ डीलिंग। ओके, अच्छा अहमद, आप जब पहली दफा बंदे को देखते हैं तो आप क्या नोटिस करते हैं? Um, I believe his kindness, how much welcoming he is, ओके, the way of interaction. अच्छा वफा, आप क्या सबसे पहले नोटिस करती हैं? I also notice the way people talk and their body language. अच्छा, वियर्डली इनफ, जब भी हम एज अ ह्यूमन बीइंग, जब भी हम नोटिस करते हैं ना, एक बड़े मजे की चीज आपको वैसे बता देता हूँ कि अगर कपड़े होंगे तो सबसे पहले जो नोटिस किया जाता है वो जूते नोटिस होते हैं। हम सबकॉन्शियसली नोटिस कर रहे होते हैं, या वॉच नोटिस कर रहे होते हैं, ज्वेलरी नोटिस कर रहे होते हैं, विदाउट एनी, यानी कि कपड़े वगैरह सामने जैसे भी हो, बट स्टिल वी लुक फॉर इट। ये एक साइकोलॉजिकल हमारा एक तरीका कार होता है। तो मैं इसका क्वेश्चन का मतलब यही क्या कहते हैं कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं ना, एक हमारा रैशनल साइड ऑफ ब्रेन होता है और एक हमारा इमोशनल साइड ऑफ ब्रेन होता है। रैशनल में तो आपने यही सोचा कि ओ, हम लोग जब देखते हैं ना तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि ओ वो अगला बंदा पर्सन कैसा है, क्या है, ये आपका रैशनल माइंड है जो कि हमें सिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल में जैसे ही हम जाते हैं ना, तो हम पर्सनैलिटी तो बहुत बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम उस बंदे का आउटर इमेज देखते हैं कि उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, वो देख देख दिख कैसा रहा है, उसने हाथ में क्या पहना हुआ है, जूते किस तरीके के। तो हमें ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट द रैशनल थिंग। हम वो चीज को अभी डिस्कवर करेंगे जो इमोशनल लेवल पे आएगा। अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की। हम सबसे पहले रिमशा से स्टार्ट करेंगे। रिमशा, व्हाट डू यू थिंक इज इंटेलिजेंस? रिमशा, कैन यू हियर मी? Yes, yes. Intelligence is something like the ability to understand ओके, or learn or listen. ठीक है। व्हाट अबाउट अहमद? आप अहमद की जबल साथ साथ, व्हाट डू यू थिंक इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटेलिजेंस? Intelligence is like a spectrum of a specific human brain to learn something
to showcase something. ठीक है, और कोई? मतलब अच्छा चले मैं एक इसको और ज्यादा जरा आसान करता हूँ। एक बंदा है जो कि बता सकता है कि 2+2 = 4, और दूसरा बंदा है उसको कंफ्यूजन है कि 2+2 का मतलब क्या होता है, ताकि दोनों सेम एज के हैं। तो इसमें से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है? अहमद, रहमान, व्हाट डू यू थिंक? अब्दुल, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हुई थी। 2+2 के बाद वाला दोबारा बता सकते हैं? मैंने कहा एक बंदा है जिसने कर लिया 2+2 = 4, एक ने कर लिया 2+2 = 5, कहता है। इन दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है? ऑब्वियसली जो जेनेरिक रिजल्ट्स दे रहा होगा, 2+2 4। ठीक है, अच्छा। और इसी सिलसिले में हम जब बात करते हैं, हम एक और बात करते हैं IQ। व्हाट इज IQ? वफा, आप बताएंगी IQ क्या क्या कहते हैं मैयर करता है? IQ is, to me, I think it's about how sharp your brain is and how quickly you think about uncertain situations. अच्छा, अब मैं आपको ये बताता चलूं कि IQ इज अ फेक टेस्ट, जो कि बेसिकली आपको सिर्फ ये बताता है कि आप कितने अच्छे पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और आप कितने अच्छे मैथमेटिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं। इट डजंट टेक इन क्या कहते हैं कॉन्ट्रास्ट, या इट डजंट टेक इन द रिजल्ट्स फ्रॉम कि आप कितने इमोशनली इंटेलिजेंट है, आप कितने अच्छे दूसरे बंदे को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इट डजंट टेक कि आपको कितने अच्छे तरीके से जो है अपनी बॉडी को जो है आप संभाल सकते हैं, जिस तरह स्पोर्ट्स में जरूरत होती है। या वो ये चीज को नहीं लेकर आता कि आप कितने अच्छे तरीके से सुर पकड़ सकते हैं, कि वो आपके IQ के अंदर नहीं आ रहा होता। इसी तरह से आपको ये नहीं आ रहा होता कि कितने आप नेचुरल आप स्मार्ट कैसे हैं, कि वो बर्ड गई तो आप फौरन पहचान जाते हैं कि नहीं, ये वाली बर्ड दूसरी वाली बर्ड से ज्यादा बेहतर है। या वो बिल्कुल भी इसमें आपको एक तरीके से आपको लिंग्विस्टिक स्मार्ट नहीं है, कि बहुत से लोग हैं जो लैंग्वेजेस को फौरन समझ जाते हैं। तो IQ इज अ वेरी फेक टेस्ट, जो कि ज्यादातर इस वजह से रखा जाता था ताकि खास वर्ल्ड वॉर 2 में कि आपके नंबर्स को बहुत ज्यादा कंटेन्ड रखा जाए। नंबर्स के बारे में आप करेंगे, आपको पता चलेगा, तो वो आप दूसरों के जो राज थे जो कि ज्यादा कोडेड आ रहे थे, उसको आप बेहतर कर सकते हैं। तो और आजकल IQ को इस वजह से देखा जा रहा होता है बिकॉज इट इज मोर फोकस्ड विद हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह, जो कि एक मिनट रुकिएगा प्लीज, एक मिनट। अच्छा, अब हम जब भी डिस्कशन करते हैं तो हमें ये चीज भूल जाते हैं कि हम स्मार्टनेस किसको डिफाइन करें। हम स्मार्टनेस ज्यादातर IQ से डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन IQ हमारे बस नंबर पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बाकी सबको नहीं कर रहा होता। जो हमारे बेसिक टाइप्स हैं वो हमारी 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, कि जिसको हम कह सकते हैं कि किसी को आर्ट्स में बहुत ज्यादा है कि वो कलर्स को फौरन ही डिफाइन कर सकता है, कि आप एक किसी को बहुत अच्छा है कि वो इंटीरियर में बहुत जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं, ओ अगर ये यहाँ पे होता, ये यहाँ पे होता, बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स नहीं आती। बहुत से लोग इस तरीके होते हैं जिनको म्यूजिकल नोट फौरन समझ आता है कि ओ ये ए शार्प है, या ये सारे गा में से कौन सा वाला सुर अभी चल रहा है। तो इंटेलिजेंस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, तो और वो सारा का सारा डिपेंड करता है हमारे ब्रेन्स पे, जो कि न्यूरो डाइवर्स है। ठीक है, तो हम जब भी IQ की बात करेंगे, इसी तरीके से एक और बहुत बड़ी मिथ जो मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय करता चलूं, लर्निंग स्टाइल्स, कि ओ ये बच्चा तो विजुअल लर्नर स्टाइल है इसकी, और ये बंदा तो सिर्फ देखकर पढ़ सकता है, ये बंदा तो सिर्फ किताब से पढ़ सकता है, इज अ फेक मिथ। जिसमें बेसिकली हम जब भी काम करते हैं तो हमारी सारी सेंसेस काम कर रही होती हैं। किसी का एक प्रेफरेंस हो सकती है, बट एक लर्निंग स्टाइल सेट नहीं होता। हम ये चीज बार बार टीचर्स को भी समझाते हैं और बार बार आपको भी बताएंगे कि जब भी आप फर्नीचर को देख रहे होते हैं ना, तो यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द होल सेंसरी थिंग, क्योंकि एक सेंसर ही जो आपकी चीजें होंगी, भी मैं उसके एग्जांपल्स वगैरह भी आपको दिखाऊंगा, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे को हेल्प नहीं करी होती बल्कि सबको करी होती है। जैसे एस्केलेटर,
एस्केलेटर जब पहले बने थे वो सिर्फ इस वजह से बने थे कि जो बूढ़े लोग हैं या जिनके पाँव में इश्यूज हैं वो आराम से ट्रेवल कर सके, लेकिन ज्यादा लोगों ने जो है ना काम यानी कि उसकी मदद लेना शुरू कर दिया। सन ग्लासेस जो हैं वो उन लोगों के लिए यूज हुए थे कि जो बेसिकली आंखों में बहुत ज्यादा ओवरली सेंसिटिव थे, लेकिन अब हर कोई उनको यूज कर रहा है। तो जैसे ही आप कोई चीज सस्टेनेबल बनाते हैं या कोई भी इनोवेशन ऐसी बनाती है जो एक खास पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को हेल्प आउट कर रही होती है, तो आगे चल के हर किसी की हेल्प आउट ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देती है। अब हमारी न्यूरो डाइवर्सिटी के कुछ टाइप्स होती हैं जो कि जिनको हम न्यूरो डाइवर्जेंट कहते हैं, ठीक है। न्यूरो डाइवर्जेंट वो लोग हैं जो कि सोसाइटी के तौर पे एक खास दिमाग से ज्यादा डिफरेंट होते हैं, जिसमें हमारा ऑटिज्म आता है। इस ऑटिज्म के अंदर एक आप ये समझ लें कि इट इज अ वेरी ह्यूज स्पेक्ट्रम जिसको हम नहीं समझ सकते। थिंक ऑफ इट एज अ ग्राफ पेपर जिसके अंदर ना कहीं पे भी आप लाई कर सकते हैं, मतलब एक्स वाई जेड में से कहीं पे भी लाई कर सकते हैं कि आप सोशली क्या पता आप ना कर रहे हो। आपका ब्रेन बेसिकली इस तरीके से फंक्शन करता है कि जो रियलिटी को एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है। फिर आता है हमारा डिसलेक्सिया डिसग्राफिया। अगर आपने वो देखी हो तारे जमीन पर, तो इसके उसके अंदर बहुत ज्यादा था कि वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहा था, उसके क्या कहते हैं लफ्ज जो थे वो नाचते हुए नजर आ रहे थे। उनको जो है ना पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को, उनको चीजें जरा मिलती जुलती सी नजर आ रही होती हैं। डिसकैलकुलिया उन लोगों को होता है जो कि सिंपल मैथमेटिकल जो इक्वेशंस हैं उसको नहीं कर पा रहे होते। उनके साथ ये हो रहा होता है क्या कहते हैं कि उनको 2+2 का सही तरीके से ब्रेन को मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ नहीं आए थे। इसका बहुत छोटी सी मिसाल आपका लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट वो भी डिस्कैलकुलिया में आता है कि हल्का सा जो है यानी कि इसका स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूँ कि इट माइट भी क्या कहते हैं आपको लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हो रही हो। इट इज नॉट बिकॉज कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, इट इज जस्ट दैट कि आपके ब्रेन का जो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा एक चेंज है जो कि आम लोगों के लिहाज से होता है। फिर हमारे पास आता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि आपका ब्रेन इस तरीके से वायर्ड होता है कि आप बैठ नहीं पा रहे हैं, आप बस घूमे फिरे जा रहे हैं, आपका एक जगह टिक के बैठने में उलझन होती है, आपको जो है ना बस आप जल्दी जल्दी ना चीजों को देख रहे होते हैं। और इसका सबसे बड़ा आजकल एक छोटा सा इशू आ रहा है जो कि हम पेरेंट्स को खास तौर पे कहते हैं, क्योंकि अहमद रिमशा और वफा यहाँ पे हैं तो वो एक मैंने कहा चलो ये बात यहाँ पे करता चलूं कि हम कोशिश करते हैं कि हम लाजमी कहते हैं उनको कि 3 साल तक के बच्चों को ना आप कोशिश करेंगे आप टेलीविजन या किसी किस्म की भी स्क्रीन से दूर रखें। खास तौर पे शोज लाइक कोको मेलन हो गए या फिर शोज जिसमें बहुत ज्यादा तेजी से जो है चीजें बदल रही हो उससे वो दिखाने से इज्तनाब करें। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर एडीएचडी और एक्वायर्ड ऑटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग जब बाहर जाते थे तो हमारी सारी की सारी सेंसेस यूज हो रही थी। हम पकड़न पकड़ाई खेलें तो हमारे टच की सेंस यूज हो रही है, हम भाग रहे हैं, हमारे जो क्या कहते हैं आप कह लें कि हमारा उसको क्या कहते हैं कि आप सही तरह खड़े हो रहे हैं या नहीं, आप गिर तो नहीं रहे हैं, वो सारे के सारे सेंसेस यूज हो रहे थे। लेकिन जैसे ही आपकी ज्यादा इमेजरी बनना शुरू हो गई तो अब हमारा जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का प्रोसेस है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का प्रोसेस ये है कि अगर ये चीज हमें बाद में भी मिले तो हम खुश हो जाते हैं, ठीक है, वो कम होती जा रही है। आप इसमें अपने आप को भी देख सकते हैं कि पहले हम लोग जो है आराम से 5-5 यानी कि आप कह रहे हैं 5-5 घंटे की मूवीज एक साथ देख लेते थे, मगर अब हम रील्स अगर हमें शुरू में ही उसने अटेंशन ग्रैब नहीं करती हम फौरन आगे कर देते। ये चीज बच्चों में ज्यादा हो रही है। बच्चे क्या करेंगे, बच्चों के सामने फौरन फौरन इमेज ज्यादा पैदा हो रही है जिसकी वजह से उनका एक खास चीज पे फोकस करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि उनका ब्रेन परसीव ही नहीं कर पा रहा, ब्रेन अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा कि कोई चीज होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन में। उसकी वजह से उनके टेंट्रम ज्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह से वो ज्यादा जो है ना हाइपर होना शुरू हो गए हैं, उसकी वजह से दे आर शोइंग देयर इमोशंस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर जिस तरह पहले करते थे। तो जब भी हो तो हमने कोशिश करनी है कि वो टॉयज लेकर आए जो कि उनकी सेंसेस के साथ खेलने में उनको मदद करे। जिस तरह वो अगर बिजी बुक का एक पता होता है काम, अगर आपको पता है बिजी बुक का काम ही यही है कि उनको खोलना और वो खुद ही से प्रॉब्लम सॉल्व करें। और ज्यादातर हमारी जो होती है उसमें ऑलरेडी बहुत ही इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्योंकि उनको कस्टमर्स चाहिए, उनको यूजर्स चाहिए, उनको हेल्प आउट इतनी नहीं चाहिए। देयर आर सम लोग जो कि काम कर रहे हैं इस चीज पर, मगर मेजोरिटी आर प्रॉफिट मेकिंग चीजें जो कि ये चीजें बना ही इस वजह से रहे हैं ताकि वो लोगों को और ज्यादा अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकें और ज्यादा हम यूज करें और उनके यूजर्स बढ़े तो वो उसको पेड वर्जन बना सकें, जिस तरह कैंडी क्रश आप देख लें। अच्छा,
अब हमारा मेन ये चीज आती है कि व्हाई इट मैटर्स इन प्रोडक्ट डिजाइन, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एक आप ये देख लेंगे पॉपुलेशन का 20% हिस्सा न्यूरोडाइवर्जेंट है। न्यूरोडाइवर्जेंट के अंदर सारे आते हैं, ऑटिज्म भी आ रहा है, एडीएचडी भी आ रहा है, टूरेट सिंड्रोम भी आ रहा है, आपके बहुत सारी चीजें जो कि इसके अंदर आ रही है। और 5 में से एक बता जो कि आगे चल के लग रहा है कि और भी ज्यादा बढ़ेगा, लोग न्यूरोडाइवर्जेंट अपने आप को कंसिडर करते हैं, ठीक है। और हमें एक चीज बहुत ज्यादा याद रखनी है कि जो भी आपका फर्नीचर होता है, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी की सारी आप खरीदते इस वजह से ताकि वो आपको एक कंफर्ट दे सकें, आपकी जो सेंसेस हैं उनको जो है सुकून दे सके। आप मूवी देख रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप जो भी चीजें कर रहे हैं, उसके ऊपर हम सारा का सारा काम ही यही है कि वो आराम से काम हो सके ताकि हम उसको ज्यादा तवज्जो से कर सकें। कहीं पे भी हमारा सेंसरी वो, अब मैं इस सेंसरी एक्सपीरियंस का एक छोटा सा इन्फो वो देता हूँ कि आप लोगों का मुख्तलिफ वक्त में कुछ सेंसरी एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि वाइट लाइट, आप लोगों के जिस दिन आपके घर में व्हाइट लाइट लगी हुई है इट्स ओके, लेकिन जिस दिन आपके सर में माइग्रेन या सर का दर्द होगा ना, वो व्हाइट लाइट ना आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं खुदा की तरफ से अजाब है, क्योंकि आपके इमोशंस के साथ वो खेल रही होगी एंड आप एकदम जो है ना उससे इरिटेट होंगे। वो आपका सेंसरी एक्सपीरियंस है। या फिर एक प्लेन सी जगह होगी ना, उस पर हल्का सा कुछ उभरा हुआ होगा ना, तो आपको थोड़ी सी अजीब सा होगा, यार ये तो बिल्कुल प्लेन जाता है, आपका ब्रेन ही उसको परसीव इस तरह करेगा, ये तो बिल्कुल प्लेन सा जा रहा था, एक पैटर्न बनाया, और जैसे ही एक बम्पी सी चीज आएगी ना, आपको थोड़ा सा उलझन होना शुरू हो जाएगा, ओ कुछ ना कुछ इसमें मसला है कि दो जो इसमें पैटर्न्स हैं टच के वो डिफरेंट आ रहे हैं। आपको एक और भी चीज ये याद रखनी है कि जब भी हम एक अ, कोई चीज बनाते हैं जिसमें आपने यूजेबिलिटी को इम्प्रूव किया है, तो आपकी कॉग्निशन खुद ही बढ़ जाती है। एग्जाम्पल किस तरीके से कि आपका कोई चेयर है जो कि डिसबैलेंस सी है, आपको मिली, चाहे आपका रेस्टोरेंट हो या आपका ऑफिस का ही मीटिंग हो, जैसे ही आप हल्का सा हिल रहे होते हैं ना, तो आप अपने लिहाज से हत्ता कि मीटिंग में रहना चाहते हैं, आप अपने खाने की एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन कहीं पे आपका वो जो है ना वो एक डिस्कम्फर्ट बना रहा होता है, और वो डिस्कम्फर्ट जो है ना आपको सही तरीके से कॉग्निटिवली आपको क्लैरिटी नहीं ला रहा होता, कि बार बार आप सुनना चाह रहे होते लेकिन ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीज कहीं ना कहीं उसमें छोटी सी खराबी पैदा करी होती है। अच्छा, अगेन मैं बार बार ये बता रहा हूँ, ये चीजें आपको पता होंगी, लेकिन दीज आर जस्ट डिटेल्स टू रीइटरेट। हमेशा याद रखें, जो भी डिजाइन इंक्लूसिव होता है वो एक बेटर डिजाइन होता है। इट्स नॉट अबाउट कि वो खास न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के लिए, बल्कि बाकी लोग भी उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहां तक अभी तक कोई क्वेश्चन किसी का, सबको समझ आ रही है? यप। अच्छा, दो चीजें थी जिसके बारे में आई वाज वेटिंग के मैं आपसे पता कर सकूं। एक तो ये जब आपने इंटेलेक्चुअल वाली बात की है, उसमें तो फिर सॉरी मोर लाइक के जो आईक्यू वाली बात नहीं कर रहा, इंटेलेक्चुअल वाली बात कर रहा हूँ, अब्दुलरहमान, इंटेलिजेंस। आई एम सो सॉरी, आपकी ना जैसे आवाज मुझे साफ नहीं आ रही, क्या आप उसमें मुझे इट्स आप मोर मुझे लाइक लिख के जो भेज सकते हैं? हमारा मोर क्वालिटी और क्वांटिटी के अच्छा, माइंड आई कंप्यूटर एम में सो से सॉरी ज्यादा होगी। अब्दुलरहमान, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मुझे आपको अब आवाज आ रही है? चैट में लिख दें प्लीज। चले मैं चैट में लिख देता हूँ। ओके। हाँ, बल्कि अभी अब आपकी आवाज बेहतर आ रही है, अगर आप पूछना चाहें अच्छा, पूछ आ रही है तो चलें, लीजिए। गुड जी गुड। अच्छा, मैं बता रहा था कि लाइक जिस तरह अभी ये प्रोडक्ट डिजाइन व्हाई इट मैटर्स इन प्रोडक्ट डिजाइन से पहले जो दो टॉपिक्स हैं, एक इसमें एक तो टाइप से रिलेटेड है और एक जब इंटेलिजेंस वाली बात आपने की तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड थी। तो उस सारे लाइक आपको आवाज क्लियर है ना? जी जी, आ रही है थोड़ी अच्छा, बहुत। तो मैं ये पूछ रहा था, एक तो ये चीज है कि आईक्यू से पहले जो हमने बात की उसमें तो फिर उसका क्रक्स यही निकलता है कि आई एम सो सॉरी एक अब्दुलरहमान, अगर आप टाइप कर दें, मैं यानी कि नहीं सुन मैं पा कर रहा देता हूँ, मैं कर देता हूँ। हूँ, मैं कर थैंक देता यू, थैंक यू सो मच। किसी और की कोई क्वेश्चन आप लोगों को? अच्छा, अहमद समझ आ रही है आपको जो अभी तक बात चल रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल रिमशा समझ आ आपको, रही है। साद आपको, वफा आपको? जी जी बिल्कुल। जी, समझ आ रही है। अच्छा, जब तक उनका क्वेश्चन आता है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग जो है ना, वैसे मैं आपको बता दूं कि किन किन चीजों पे बात करेंगे। एक तो सेंसरी, आपका ये फर्नीचर से भी मैं चीजों से लिंक करके बात करूंगा।
फिर हमने थोड़ा हाइपर सेंसिटिविटी हाइपो सेंसिटिविटी पे कॉग्निटिव लोड के बारे में पूरी डिस्कशन करनी है। उसके बाद के हर न्यूरो डाइवर्जेंट नीड्स की क्या क्या थी। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं इससे पहले आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाह रहा हूं। उससे पहले लेट्स अच्छा, इसके अंदर आप लोगों ने क्या देखा? निमिषा अगर आप बताएं। ये बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, हर चीज़ जैसे आपको डिस्टर्ब कर रही है, कोई छोटी से छोटी आवाज़ भी है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। साथ, व्हाट अबाउट यू? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट जैसे साथ सो एक्सप्लेन करेंगे? यानी अगर उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसे एक अगर नॉर्मल चीज़ भी अनोइंग लग रही है, दूसरों को उस चीज़ का कोई ख़ास फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल, ज़बरदस्त। सो बेसिकली ये एक रिप्रेजेंट यही कर रहा था आइडिया, कहते हैं कि जिस तरह हम वर्ल्ड को परसीव करते हैं, हर कोई इस तरीके से परसीव नहीं कर रहा होता। वही चीज़ जो सबके लिए बहुत ईज़ी है, वही हमारे लिए जो है या दूसरे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसरी ओवरलोड का बनता है। मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को भी देता हूँ कि लेट्स सपोज कि अगर आपका दिल छोटा सा भी भरा हुआ होगा ना, या किसी क्या कहते हैं दुख सा है या किसी किस्म की टेंशन सी है, तो बाकी सारी की सारी जो आवाज़ें हैं, बाकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो आपको और परेशान करती हैं। आपका ब्रेन लुक एट इट एज अ भरा हुआ पानी का गिलास, कि जिसके अंदर एक जग के जगह 20 जगों से पानी डल रहा है, और उस पानी उस जो कप है उसकी इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि वो सारे के सारे ग्लासेस को जो यानी कि जग के पानी को एब्सॉर्ब कर सके। वो पानी ओवरफ्लो करना शुरू कर देता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको एज अ रिएक्शन शो नज़र आ रही होती है, मगर आपको ये याद रखना था वो बिहेवियर जो है ना, वो रिएक्शन ही है। कि जो उन्होंने सेंसरी ओवरलोड हो गया था, उसको रिप्रेजेंट करता है। हम किस तरीके से करते हैं कि अगर हमारा सेंसरी ओवरलोड हो जाता है तो हम गुस्सा कर लेते हैं, किसी को डांट लेते हैं, किसी पे रो लेते हैं,
ठीक है? तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें। हमारा जितने भी सेंसरी इनपुट्स हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ जो है इंटरलिंक्ड हैं कि हम कौन-कौन सी जब भी हम देख रहे होते हैं कोई फर्नीचर ग्लास है, ये मैंने मुकम्मल तौर पे जो फ़ोकस किया है, वो सारा का सारा फर्नीचर पे किया है, कि हम किस तरीके से उसको बेहतर बना सकते हैं। कि हमने 1 मिनट रुकिएगा प्लीज़। जी, सो स्प्लिट में जो है उन्होंने मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को दिखाया व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी के अंदर तो सारे आते हैं। न्यूरो डाइवर्सिटी के अंदर तो हम सब आते हैं। मतलब कोई देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जो न्यूरो डाइवर्सिटी में रहा है। लेकिन स्प्लिट के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था जो कि न्यूरो डाइवर्जन के अंदर भी आता है। लेकिन साथ में इट वो इज़ अ डिसऑर्डर। जी, जी। इज इट स्पेसिफिकली एडीएचडी और नहीं, 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 नहीं। बहुत इट इज अ पर्सनालिटी ये पोर्ट्रेट ही बिल्कुल होती हैं मल्टीपल तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ वेरी सेपरेट थिंग। इट इज अ वेरी सेपरेट डिसऑर्डर जिसके अंदर जो है आपका ब्रेन किसी ट्रॉमा की वजह से किसी वजह से अपने आप को डिफरेंट पर्सनैलिटीज में डिवाइड कर लेता है। इट इज मोर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एंड उसके लिए मुकम्मल तौर पे एक DSM-5 एक बुक है जिसके अंदर मुख्तलिफ मेथड्स हैं कि आप उसको किस उस ट्रॉमा को किस तरीके से डील कर सकते हैं। और ओके 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 आई गेट इट दूसरी बात इंटेलिजेंट का मतलब ये है क्या कहते हैं इंटेलिजेंट एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता। इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि वो उस एक खास चीज के अंदर दूसरों से कितना बेहतर है। ज्यादातर कंपैरिजन की बात हो रही होती है जब भी हम ओह इंटेलिजेंस को कहते हैं हम हमेशा कंपैरिजन कर रहे होते हैं सैडली। एक्चुअल में तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारी कि हमने सब कुछ कंपैरिजन में ही रखा हुआ है कि ओ ये उससे बेहतर है। देयर इज सम बेंचमार्क है ओ, ये बेंचमार्क है जो कि हम जिसको हम की वो बेल चार्ट कहते हैं। तो बेल चार्ट में जितने लोग भी राइट साइड पे होते हैं वो सारे के सारे मोर इंटेलिजेंट होते हैं जो कि नॉर्मल से और जितने भी वो होते हैं उनको हम कम इंटेलिजेंट कहते हैं जस्ट मैं बिकॉज। यूजुअली जिस तरह नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिस होती है जिस तरह आपने बताया कंपैरिजंस का ही होता है उसी चीज को मैं आई वांटेड टू लाइक कंफर्म कि उस लिहाज से तो इंटेलिजेंट वही हुआ ना जिस तरह से मैं जो ज्यादा इंफॉर्मेशन और ये वाली चीजें जो एग्जैक्टली मैंने जो उस लिखा खास था वेरिएट उस खास चीज की जो है ना ज्यादा अच्छे तरीके से उसको जी 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 समझ सकता है। आई गेट इट थैंक यू अच्छा इसके बाद जो है ना अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हमारे सेंसरी इनपुट्स पे। ठीक है कि कौन कौन सी सेंसरी इनपुट्स हैं जो कि आपको मतलब हेल्प आउट करते हैं या आप या लोगों को जो है फोकस करवाते हैं इस चीज के अंदर। जिस तरह हम सबसे पहले टच की बात करते हैं। टच के अंदर हमने देखना होता है हम जो फर्नीचर में लोग बैठते हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि फैब्रिक है कैसा। कि फैब्रिक थोड़ा सा इची सा तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहते हैं कि जैसे ही हम मटेरियल स्किन लगाते हैं उसके ऊपर जो कि ज्यादातर फॉक्स लेदर के साथ भी होता है कि उसको रखते हैं तो वो स्किन के साथ स्टिक कर जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहते हैं कोई किसी को उससे उलझन हो रही हो या फिर हम उसकी जगह कोई और मटेरियल लगा ले या फिर हम ऐसे एजेस की कहीं ऐसा तो नहीं कि इस टेबल की एजेस बहुत ज्यादा शार्प हैं कि किसी का भी सर लगेगा उसका फट सकता है। या फिर हम ऐसा तो नहीं कि हमने इसके अंदर जो फोम डाला है वो बहुत कम डाल दिया है कि जब बंदा उसको टच करता है या वो करता है तो उसको कंफर्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही होती। तो आपको ये छोटे छोटे टेक्सचर शायद हमें फील ना हो मगर कुछ लोगों के लिए ये अनबियरेबल हो सकते हैं। जिस तरह मैं अपनी बात करूं कि मैं आई हेट सिटिंग ऑन थिंग्स या आई हेट सिटिंग ऑन चेयर्स जिसके जो ना मूव ना कर सकती हूँ क्योंकि आई एम समवन हु इज हाई ऑन एनर्जी। आप कह लें या किसी किस्म का भी हो सकता है। मुझे आई वॉन्ट टू मूव मैं मुझसे बैठा नहीं रहा जाता। ठीक है वो मेरे टच का कॉन्सेप्ट है। फिर हम साउंड को देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चेयर में जो हमने मटेरियल इस्तेमाल किया वो क्रीकिंग की आवाज ज्यादा कर रहा है या फिर हमने कोई टेबल बनाई है तो को हमने कोई इस तरह की तो नहीं बनाई कि उस पर ढस करके आवाज आ रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सेंसरी ओवरलोड कर रहा हो या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उसका जो मेटल फ्रेम बनाया है वो इस तरह का है कि उसमें वाइब्रेशन जैसे बाहर आते हैं तो वो बजाय इसके कि
एक जगह पे स्टेबल है उसमें वाइब्रेशन ज्यादा आना शुरू हो जाती है जो कि कैन इरिटेट पीपल। या फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसकी वजह से आवाज कम हो सके, ताकि लोगों को जो है मतलब कम आवाज हो तो वो उनका सेंसरी ओवरलोडनेस कम हो। या हम इसी तरह से हम विजुअल स्टिमुलेशन की बात करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने चेयर में इस तरह की चीज बना दी है, इस तरह का पैटर्न बना दिया जो कि बहुत ज्यादा शाइन करता हो या बहुत ज्यादा जो ना क्लटर के अंदर हो। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो क्लैरिटी मांगता है। बहुत सी दफा ये होता है कि मैं अगेन सर के दर्द के लेकर आऊंगा कि सर में जब दर्द हो रहा हो ना, आप किसी एक ऐसे पैटर्न को देखिएगा जो बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो, आपके सर में और ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो आपको ओवरवेल्म करना शुरू कर देता है। आपके पैटर्न्स का एक खास मकसद होता है, एक खास अंदाज होता है, आप उनको मुख्तलिफ चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मैं विजुअल इनपुट की अपनी बात करता हूँ कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ। तो बहुत सी दफा जब लोग मुझे कलर्स दिखा रहे होते हैं वो मुझे नजर ही नहीं आ रहे, तो मैं उनको अपने लिहाज से दिखा रहा होता हूँ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर किसी का अंदाज डिफरेंट होता है। फिर इसी में हम मूवमेंट में लेकर आते हैं कि हु आर वी पुटिंग इट फॉर। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो मूवमेंट हम इस ऐसे लोगों को दे रहे हैं कि जिनको स्टिलनेस चाहिए, जो चाहते हैं कि बस एक कोई चीज हो जो उनके क्या कहते हैं वो कंफर्ट के लिए किसी ने उनको हक किया हुआ, उस तरह की चीज चाहिए। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मूवमेंट चाहिए होती है, जिस तरह मैं हूँ। आई नीड समथिंग जो कि मूवमेंट करे, जो कि मैं मूव कर सकूं उस चीज को। इसी तरह हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लास्टिक वो गर्मी हुई तो प्लास्टिक स्टिकी सा हो गया, ये फैब्रिक जो है ना बैठने पे और ज्यादा वार्म लगना शुरू हो जाएगा, या मेटल ज्यादा ही ठंडा तो नहीं लगना पड़ेगा। तो हमें ये याद रखना है कि फर्नीचर इज सपोज टू बी डिजाइंड फॉर कंफर्ट। रूम को देखते हैं कि रूम में तो ये होता है कि अगर आपको एक कमरा पसंद नहीं आया या उसमें आपको हाइपर सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है, तो आप उस कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जा सकते हैं। बट आपकी जो कुर्सी है आप तो उसी में स्टक है ना। अब एक मीटिंग के अंदर है और वो चीज आपको तंग पे तंग किए जा रही है, तो ना आपकी कॉग्निटिव चीज हो पा रही है और साथ में आप और ज्यादा ड्रेन हो रहे हैं। तो हमें ये चीज बहुत ज्यादा याद रखनी है कि जब भी हम फर्नीचर को डिजाइन कर रहे होते हैं, खासतौर पे फर्नीचर की बात कर रहा हूँ, कि वो होती ही इस तरीके से है कि जब हम बैठे उस पे या जब हम उस पे कुछ कर रहे हो तो वो आराम से कर रहे हो, कि हम जो है ना उसमें से जो हमारी स्टिमुलेशन है वो कम से कम हो, क्योंकि इट इज सपोज टू बी अ प्लेस जहाँ पे हम टिक के सुकून कर सकें और जो काम हमारे इन हैंड है उस पर फोकस कर सकें। अब इसके अंदर मैं छोटा सा एक आपको बताऊंगा कि टेक्सचर के अंदर हम किस तरीके से रिकंसिडर कर सकते हैं। कि हम ये देख सकते हैं कि हम शायद ऐसे फैब्रिक को अवॉइड कर लें जो थोड़े से स्टिकी ना हो, या जो स्टिकी हो जो थोड़े से स्क्रैची से हो, उनको हम अवॉइड कर सकें। या फिर हम कुछ ऐसी जगहें यूं बनाएं जो कि टेम्परेचर न्यूट्रल चीजें हों, जिस तरह हमने वहां पे कोई कॉटन का कुछ उस पर चढ़ा दिया, कुछ इस तरीके की चढ़ा दिया। या फिर हमने जब टेक्सचर्स किए तो हमने कोशिश किया कि टेक्सचर इस तरह के रखें जो कंसिस्टेंट हो, जो हल्के से सॉफ्ट से हो। क्योंकि हमें यही याद रखना है कि हमने उस और खासतौर पे न्यूरो डाइवर्जेंट, बाकी लोग भी, मगर न्यूरो डाइवर्जेंट खासतौर पे उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करते हैं या उस प्रोडक्ट पे बैठना पसंद करते हैं जो जिसके अंदर उनकी स्किन जो है ना थोड़ी सी सेफ फील करे। या हम साउंड की बात करते हैं कि हम उसके अंदर कोई इस तरह का तो हम कोई मैकेनिज्म डाल सकते हैं कि जिसकी वजह से उसकी लाउडनेस को कम कर पाए। क्या हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि हम, या फिर कुछ अगर वो नहीं कर सकते तो किस तरीके से हम उस वॉइस को वो डैम्पन कर सकते हैं। या हम ये सोच सकते हैं कि ओ ये कैबिनेट को अगर हमने ढस करके बंद नहीं करना तो हम इसको किस तरीके से डिजाइन करेंगे ये शायद साइड से खुल जाए, या फिर ये ऊपर की तरफ खुलने से ज्यादा मसला हो रहा है तो हमने कोई उसको ऐसा मैकेनिज्म दे दिया कि वो रुक सके और आराम आराम से नीचे जाकर बंद हो। तो हमें ये भी याद रखते हैं कि लाउड वॉइसेस हमें ज्यादातर जो है ना डिस्कम्फर्ट देती हैं। इसकी एग्जांपल आप हॉरर मूवीज में देखेंगे। हॉरर मूवीज में क्या होता है कि वो चीजें कर रहे होते हैं एकदम भाव करते हैं और हम डर जाते हैं, बिकॉज वी आर मेड फॉर इट। कि हमें लाउड और सडन वॉइसेस ना एकदम डराती हैं, इनकंसिस्टेंट साउंड्स हमें एकदम कहती हैं डिस्कम्फर्ट में ले आती हैं, हमें एकदम कहती हैं ये क्या हो। और अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो हमें ये चीज लाजमी में याद रखनी है कि बहुत सी दफा मूवमेंट डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, बल्कि मूवमेंट की वजह से जो है ना लोग काम फील करते हैं। जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल अगेन देता हूँ कि मेरे लिए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेरे लिए जो है ना बहुत सी चीजें इस तरह की हैं कि जो अगर रॉकिंग होगी ना तो मैं उसमें ज्यादा सुकून फील करता हूँ। लेकिन अगेन कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव भी होते हैं, उनको हैवी स्टेबल फर्नीचर चाहिए होता है। अभी मैं उसकी एग्जांपल भी बताता हूँ। कुछ लोगों को वेटेड कुशन्स चाहिए होते हैं कि जी उनकी इमोशनल रेगुलेशन हो, कि उनको लगे कि वो हग वाला सीन हो रहा है। अब मैं इसके लिए आपको जो है ना एक कुछ वीडियोस दिखाना चाहूंगा जो कि है अब ये जो चेयर है वो रिप्रेजेंट करती है एक ऐसे बच्चे को जो कि बहुत ज़्यादा जो ना एनर्जी चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे खास में जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जो एडीएचडी बच्चे होते हैं, दे वांट के उनको ना मतलब तेजी नजर आए, उनको चीज़ें जो ना ज़रा इट द मूवमेंट हेल्प्स हिम, एंड इट इज़ नॉट फॉर द ऑटिस्टिक बच्चे या बाकी भी बच्चों को इस वाली चेयर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज उनकी सेंसेस जो है ना वो सही तरीके से वहाँ पे काम में आ रही होती हैं। इसके बाद एक और फर्नीचर, Thank you. All right, Alistair, get in. We're going to go easy first. We're going to use our smallest boy here. Get Alistair in here. He's taken to it pretty quickly. Let's see if I can get closer here. Alistair, can I see you? Where'd you go? Where'd Alistair go? Are you hiding? Well, he likes it. Voice is simply faster, more natural, and more flexible than typing. He said he's voice pilled, and I can see why. Miracle! So is it comfortable in there? Yeah. This is my favorite thing to rest on. Okay. अब ये जो चेयर डिज़ाइन हुई है उन लोगों के लिए डिज़ाइन हुई जो कि जैसा ऑटिस्टिक बच्चों की कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं। जैसे ही वो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं तो उनको एक ऐसी चीज़ चाहिए होती है जो उनको ना हग कर सके, उनको कवर कर सके, नॉट द ह्यूमन टच बट समथिंग जो कि उनको ना कंटेन फील कर सके। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल आप अपने बचपने में देख सकते हैं कि जब बच्चे को स्वाडल किया जाता है तो बच्चा एकदम कंफर्ट फील करता है। उसका मेन मकसद ये भी नहीं होता कि वो अपने हाथ पांव से वो करे, वो भी होता है, लेकिन उसका एक और मकसद स्वाडल करने का ये होता है कि बच्चा कंफर्टेबल फील करता है उसके अंदर। फिर हमारा एक और चेयर की टाइप है। This isn't just any office chair. The cross-leg design lets you sit naturally and comfortably, while the soft memory foam and teddy velvet keep you cozy for hours. But the best part is the footrest. It rolls 360 degrees around the chair, so you can move it to any position, whether you're sitting cross-legged, stretching out, or switching sides. Total comfort, total freedom, no readjusting needed. This isn't just any office chair. The cross-leg design lets you sit सो अब इसके अंदर आपने मुख्तलिफ किस्म के फर्नीचर्स को देखा, इवन दो उनकी मेन फंक्शनैलिटी यही थी कि किस तरीके से हमने उसको क्या कहते हैं, मेन काम ही यही है उनका कि बंदे ने बैठना है, मगर हम उसको वहां पे लिमिट नहीं कर रहे। हमने उसको सोचा कि अच्छा उसके लिए वो चीज कंफर्टेबल कैसे है। ओसीडी के लिए कंफर्टेबल इस तरीके से थी कि हर चीज क्लीन नजर आ रही थी, वो क्लीन कट के अंदर थी। जो दूसरी चेयर थी उसके अंदर ये था कि जो एंजाइटी वाले थे वो मूव कर सकें
और वो साथ में अपनी चीज़ों को हाथ से जो है बार-बार हाथ से उसको यूज़ कर सकें, उसकी जो स्ट्रेंग्थ्स थी। क्योंकि हम एंग्ज़ायटी में अगर आपने देखा हो कि हमारा यही होता है कि हम मूव ज़्यादा कर रहे होते हैं। अगर आप लोग कहीं पे भी इस तरह के एडीएचडी में आपको बहुत ज़्यादा जो है चलना है, आपको एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, तो उसने एक ऐसी चेयर डिज़ाइन की थी जो मुख्तलिफ शेप्स में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर उसने वो कम्फी वाली बनाई थी जो कि मुख्तलिफ तरीके से जो है किसी भी पोजीशन में जाकर वो बैठ सकता है। या फिर उसने एक और चेयर बनाई थी दूसरे ने ऑफिस के लिए कि जिसके अंदर उसका नीचे वाला पार्ट जो है ना बार बार मूव हो रहा था, उसमें एक बैठने वाली जगह थी, साथ में एक फुट रेस्ट भी था। अब ये चीजें क्या कर रही हैं कि बेसिकली आपको सेंसरी प्रोसेसिंग में हेल्प आउट कर रही हैं कि किस तरीके से जो है आप उसको और ज्यादा तरीके से यूज कर सकते हैं। और आप ये खुद सोचें क्या कहते हैं, दिस इज नॉट ओनली फॉर एडीएचडी या ऑटिज्म या एंग्जाइटी, हमें भी होती है, या कभी कभी हमें भी चाहिए होता है कि हम किसी कंफर्ट वाली जगह में और कंबल के अंदर घुस के लेट जाएं। तो ये सारी के सारी एक खास लोगों के लिए अगर बनती भी है ना, लेकिन ये यूजेबल हर किसी के लिए होती है। सस्टेन ये एक्सेसिबिलिटी का सबसे बड़ा बेस्ट बेनिफिट ही यही है कि ये हर किसी के इस्तेमाल में आती है। अब इसी में जब हम बात करते हैं, आपने सारी जो डिस्कशन देखी, सब कुछ देखा, उसके अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट पे बात की, एक हाइपर सेंसिटिविटी होती है और एक हाइपो सेंसिटिविटी होती है। हाइपर सेंसिटिविटी में ये होती है कि कहते हैं कि आपका जो बॉडी है वो चाह रही होती है कि किसी तरीके से उसको कोई सेंसेशन मिले, जिस तरह के आप रॉकिंग चेयर में बैठते हैं, या फिर आप चाह रहे होते हैं कि कोई टेक्सचर आपका हो जिससे आप जो है ना उसको हाथ लगाते रहें तो आपको ना अच्छा सा फील होता है। जबकि हाइपर सेंसिटिविटी में आप डिफरेंट हो जाते हैं। आपका ये हो जाता है कि आप चाहते हैं कि भाई ओह जो टेक्सचर्स हैं वो सिमिलर हो, भाई अगर ज्यादा होंगे ना मुझे उलझन होना शुरू हो जाएगी। यह नॉइज है, उससे आप एकदम ओवरवेल्म होना शुरू हो जाएंगे, तो आप मूवमेंट आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको ये बहुत ज्यादा याद रखना है कि एक वक्त में आप हाइपर सेंसिटिव भी हो सकते हैं, हाइपो सेंसिटिव भी हो सकते हैं। वही मैंने एग्जांपल दी थी कि एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में आप लेटे हुए हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा था, दैट इज हाइपो सेंसिटिव। बट उसी वक्त ऊपर से लाइट जो है ना बार बार बंद खुल और अजीब सी फ्लिकर कर रही थी, तो आप वहां पे आप ज्यादा सेंसिटिव होना शुरू हो गए। तो उसी वक्त आप हाइपर सेंसिटिव भी थे और हाइपो सेंसिटिव। अब हमारा सारा का सारा मेन काम ही यही है कि किसी तरीके से हमने अपना जो कॉग्निटिव लोड है उसको कम करना है। ठीक है, कॉग्निटिव लोड का मतलब यही है कि ब्रेन के लिए इजी हो कि वो फर्नीचर को समझ सके, ऐसा ना हो कि वो मुकम्मल तौर पे मेंटली एग्जॉस्टिंग ही बन जाए। ऐसा ना हो कि कहते हैं कि वो ऐसा हो गया कि हमने उसके अंदर हिडन मैकेनिज्म्स डाल दिए, हमने उसके अंदर जो है ना इस तरह की चीज डाल दी कि जिसको बनने में या संभलने में टाइम लगता है। अब उससे क्या होगा कि वो एकदम आपकी मेंटल एनर्जी चाहेगा कि आप पहले उस चीज को समझें और उस चीज को अंडरस्टैंड करें। अब बहुत से लोग खासतौर पर जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे होते हैं, उनका कॉग्निटिव लोड नहीं हो पाता, वो एकदम झल्ला से जाते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है। कि ऐसा ना हो कि कहते हैं कि जी आपने एक ऐसी शेल्फ बना दी या आपने एक ऐसा ड्रॉर बना दिया जिसमें आपको जबरदस्ती खोलना पड़ रहा, आपने कोई ऐसा सोफा बेड बना दिया कि उसके लिए जो ना आपने खोलना है तो पहले आप दुआएं करेंगे अल्लाह करे आज खुल जाए, आज तो मेहमान आए हुए हैं यार, और फिर खोलने के लिए उससे जंप करनी पड़ेगी, वो खुल जाए, ये सोफा बेड अब बन जाए। हमें ये हम जैसे लोगों के लिए भी अनोइंग है। हम क्योंकि न्यूरोटिपिकल हैं, या क्या पता ना हो, दैट इज अप टू डिबेट, बट जो सोशली न्यूरोटिपिकल लोग होते हैं उनके लिए भी ये माइल्डली अनोइंग होता है। तो जो लोग सेंसरी ओवरलोड का ज्यादा जिनको ओवरलोड हो जाता है उनके लिए तो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। और कॉग्निटिव लोड होता ही कब है, जब फंक्शन उस चीज का अनक्लियर होता है, मैकेनिज्म जो है ना हिडन से होते हैं, छुपे हुए। यानी कि एक हिडन एक होता है क्या कहते हैं कि जिसपे हिडन आपने बड़े प्यार से किया होता है कि लोगों को समझ आ रहा होता है कि है कहाँ। एक होता है मुकम्मल तौर पे आपने छुपा ही दिया, ठीक है, या फिर आपने बहुत ज्यादा स्टेप्स कर दिए कि पहले आप इस पे पाँव रखेंगे, फिर आप इसके ऊपर सर रखेंगे, फिर इस पे आर्म रखेंगे, तभी ये जाकर पीछे होगा। या फिर आपने डिजाइन को खूबसूरत तो बहुत बना दिया लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो उस वक्त एक न्यूरो डाइवर्जेंट जो है ना वो मुकम्मल तौर पर फ्रीज हो सकते हैं, क्योंकि उनको एक प्रिडिक्टेबल आउटकम चाहिए, उनको कुछ लीनियर स्टेप्स चाहिए कि अच्छा इस तरीके से करेंगे तभी चीजों में बेहतर होगा। तो हमेशा जो सबसे बड़ा हमने यही सोचते हैं कि हम अच्छा तो बनाएं लेकिन फर्नीचर को ऐसा पजल ना रखें कि वो पजल पीस ना बन जाए।
और साथ में आपको एक और भी ये चीज याद रखनी है कि जो इंट्यूटिव ऑब्जेक्ट्स होती है ना, वो खुद ही बताती है कि मैं क्या हूं, वो खुद ही दिखा रही होती है कि ओ मैं ये काम करता हूँ। उसके बारे में वो आपको सोचना नहीं पड़ता, बल्कि नजर आ रहा होता है। अच्छा, उसमें एग्जांपल्स क्या है कि आप हैंडल्स हैं जो कि बता रहे होते हैं कि ये हैंडल्स हैं, या हिंजेस हैं नजर आ रही होती है तो लोगों को पता चलता है अच्छा यहाँ से मूवमेंट हो रही है, या बटन है जो कि एक्चुअल में बटन जैसी नजर आ रही होती है तो लोगों को पता है अच्छा हमने इन्हीं को दबाना है, तभी जो है ना आप आराम से देख सकेंगे। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो जी आ रही। जी आ रही ऑडियो। अब जो हम आखिरी बात करेंगे, इसके बाद हम अपनी कॉल का इख्तिताम करेंगे कि अब मैंने मुख्तलिफ न्यूरो डाइवर्जन की टाइप्स को बताया और उनको किस किस्म के डिजाइन, फंक्शन और फीचर जो है ना थोड़े से जरा अच्छे लगते हैं। अब जिस तरह की हमने हाइपर सेंसिटिव की बात की, तो हाइपर सेंसिटिव जब भी बात करते हैं ना तो उन लोगों को पसंद आता है कि भाई कुछ चीज सॉफ्ट सी, जिसके जो टेक्सचर वो इतना ज्यादा इरिटेटिंग ना हो, जो स्मूथ एजेस के साथ हो। लेकिन जैसे ही हम हाइपो सेंसिटिव की बात होते हैं तो उनको ऐसी चीज चाहिए होती है जो जहां पे वो बाउंस कर सके या रॉक कर सके, जहां पे जो सरफेस है वो हल्का सा टेक्सचर्ड हो, ताकि उसको वो फील कर सके। अब साथ में वो मदद किस तरह करेगा कि जो हाइपर सेंसिटिव वाले हैं उनको जो है उनका डिस्कम्फर्ट कम करता है, जैसे वो स्मूथ चीजों को हाथ लगाते हैं या फिर ऐसी चीज टेक्सचर को या सॉफ्ट टेक्सचर को हाथ लगाते हैं तो एकदम उनको होता है कि सुकून, ओके चिल माउट। जबकि हाइपर सेंसिटिव के लिए ये होता है कि जैसे ही वो क्या कहते हैं उनके पास मूवमेंट की इजाजत होती है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर पा सकते हैं, सेल्फ रेगुलेट ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। एडीएचडी के लिए वही वाली चीज के ज्यादा उनको किस तरह की चाहिए होती है कि रॉकिंग चेयर चाहिए या उनको मॉड्यूलर सीटिंग चाहिए जिसको मुख्तलिफ तरीके से हम चेंज कर सकें, क्योंकि उनको हाई मूवमेंट चाहिए। जो कि ऑटिज्म में ज्यादातर उनको प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, उनको ऐसी चीज चाहिए जो ज्यादातर स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, जिसके मैकेनिज्म बहुत ज्यादा नजर आ रहे हो कि ओ अच्छा ये इस तरह से यूज होती है, ये चीज इसलिए यूज हो रही है। जिन लोगों के एंजाइटी होती है ज्यादा तो उनको रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, तो उनको हर वो चीज चाहिए जो देखने में भी उनको एकदम सुकून दे। उसका कलर मैटर करता है, उसका मैटर करता है कि उसको दिख कैसे रहे, क्या कहीं उसके कुछ शार्प एजेस तो नहीं है, कितने कर्वीनेस है, वो बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगता है। डिसलेक्सिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है जिनको उनको डिफरेंसेस को ना देखने में थोड़ा सा इशू होता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये होता है कि आप कुछ भी ऐसा रखें उसमें कलर कोडिंग ज्यादा करें, क्योंकि उनको पढ़ने में मसला हो रहा है, उनको समझने में इशू हो रहा है, तो उनको कलर कोड से नजर आ जाएगा अच्छा रेड कलर का मतलब यही है कि मुझे इसको पुल करना है और ग्रीन कलर का मतलब है कि मैंने पुश करना है। अब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन रिटन लैंग्वेज, बल्कि दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन कलर्स। इसी तरह डिस्पेक्सिया एक होती है। डिस्पेक्सिया के अंदर ये होता है क्या कहते हैं कि आप जो है ना मोटर कोऑर्डिनेट, चलना फिरते हुए गिर जाना या इस तरह की मुख्तलिफ चीजें होती हैं, तो उसमें आपने कोशिश ही यही करनी होती है कि जो भी मैकेनिज्म हो ना वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो कि आराम से लोग उसको इजीली हैंडल कर सके। फिर वही क्या कहते हैं कि जनरल कॉग्निटिव लोड रिडक्शन के लिए आप ये कहेंगे कि ऑप्शन ही आप कम बनाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि 15-20 ऑप्शन आपने रख देंगे इसमें से चूज कर लो, वो वहीं पे फ्रीज हो जाएंगे। हम उनको क्यूरेटेड ऑप्शन देंगे, ये 3 चीजें हैं ही आपके लिए। यानी कि लेट्स सपोज के हम जाते हैं वहां पे रॉकिंग चेयर में, तो वहां पे 15-20 हो जाते हैं, हम एकदम हमें डिस्कम्फर्ट होता है, तो जो न्यूरो डाइवर्जेंट लोग होते हैं उनको और ज्यादा मसला शुरू हो जाता है कि ओह वो मुकम्मल तो डिसीजन लेने में फ्रीज हो जाए। साथ में हम विजुअल सेंसिटिविटी की बात करेंगे, तो वहां पे जो है हमें काम कलर्स नजर आएंगे, हमें इस तरह की चीज चाहिए जहां पे पैटर्न्स मिनिमम हो, इतना ज्यादा क्लटर्ड ना हो, जो कलर्स हैं वो थोड़े लो कॉन्ट्रास्ट में, जिस तरह हम लाइट की बात करते हैं कि लो कॉन्ट्रास्ट लाइट एकदम हमें थोड़ा सा सुकून में ले आती है। और फिर अगर हमें इमोशनल रेगुलेशन की जरूरत हो तो वहां पे हर वो चीज चाहिए जो वेटेड हो, जो स्टेबल हो, जिसकी मूवमेंट अगर हो रही है तो बहुत ज्यादा सटल हो, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे ना यानी कि एक जगह पे टिकी भी हो, ताकि हम कंफर्ट फील कर सके। वहां पे कोई ऐसा कंबल सा जो कि हम अपने गिर्द ला सके। ये था हमारा आज का न्यूरो डाइवर्सिटी के ऊपर डिटेल एक इंट्रोडक्शन, जो कि अभी मैंने आपको इतना डिटेल दिया नहीं है क्योंकि इसके मुख्तलिफ पैराहे हैं, लेकिन आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी। तो मैं अब बारी बारी सबसे चाहूंगा कि वो अगर मुझे थोड़ा सा बता सके कि
उनको कुछ हुआ, समझ आया या कोई क्वेश्चन उनकी तरफ से। तो रिमशा से स्टार्ट करते हैं हम। तो रिमशा, अगर आप बताना चाहें कि आपने क्या सीखा। अच्छा, 2 चीजें मुझे बतानी है। इसको हम कहते हैं एग्जिट इंटरव्यू तरह का, आप समझते हैं, जो कि हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, या एग्जिट टिकट कहते हैं। एक ये कि आई लर्न दिस, एक ही जुमला में बताना है, और दूसरा आपने ये बताना है सेकंड कि आई विश आई कुड अंडरस्टैंड दिस मोर। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन है। अच्छा, मैं जो हूँ ज़्यादा फ़ोकस जैसे आपने फर्नीचर डिज़ाइन के ऊपर किया था, मैं उसी से रिलेटेड थोड़ा-सा बता देती हूँ कि जैसे हमें जो है मतलब हर चीज़ को स्टडी करके उसको डिज़ाइन इस तरीके से करना है कि कोई भी चीज़ मतलब हम लोग एक बैलेंस लेके चल रहे हैं। हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा भी नहीं कर रहे और किसी चीज़ को बिल्कुल एलिमिनेट भी नहीं कर रहे। हमें एक बैलेंस से हर चीज़ को डिज़ाइन करना है, जो हर कोई ईज़िली यूज़ कर सके। और जो आपका सेकंड पॉइंट है, उस पे ये है कि जितनी भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं या जिस तरह से जैसे सेंसरी एलिमेंट्स हैं, उसको हम थोड़ा-सा ज़्यादा डेप्थ में स्टडी करें कि वो हमें कैसे हेल्प कर सकती हैं, सबके लिए डिज़ाइन करने के लिए। जबरदस्त। साथ आप बताना चाहेंगे कि वन क्वेश्चन, वन थिंग व्हाट यू लर्न, सेकंड व्हाट यू विश यू कुड हैव लर्न मोर अबाउट। जी, सबसे पहले तो जो चीज़ सीखी वो ये कि न्यूरोडाइवर्सिटी कोई डिसेबिलिटी नहीं है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि ये चीज़ ऑब्जेक्टिव भी नहीं है और सब्जेक्टिव भी नहीं है। ये दोनों के बीच वाली चीज़ है, यानी जैसा कि इंट्यूटिवनेस को आप इससे इंट्यूटिवनेस से आप इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। और ये चीज़ अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन में भी लेके आएँ कि अगर एक चीज़ का एक फंक्शन है, अगर वो मल्टी फंक्शनल आप करना चाह रहे हैं तो उसका एक फंक्शन भी नहीं रहता, तो सिर्फ वो न्यूरो डाइवर्जेंट के लिए नहीं, एक नॉर्मल यूज़र के लिए भी एक वो पेन पॉइंट रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन कि आप कौन सी चीज़ है जिसको आप ज़्यादा समझना चाहेंगे? यानी कि कौन सी चीज़ है जिस पे आप चाहते हैं कि कहते हैं कि इसके बारे में ज़रा पढ़ा दिया जाता तो यानी कि इसके बारे में मुझे और भी जानना है। मुझे इस चीज़ यूज़र साइकोलॉजी के लिहाज से न्यूरो डाइवर्जेंट साइकोलॉजी को समझना है। ठीक, ठीक, ठीक। जी। अच्छा, अब हम आते हैं वफ़ा आपकी तरफ। आप यही 2 क्वेश्चन आपके लिए। Yes, so first है कि I mean after learning about all the groups के मतलब कि सबके लिए जो है वो सेंस मतलब जो स्पेस के अंदर जितनी भी सेंसेस को डिजाइन करना और हर चीज करना that can make or break a space for some people. आई थिंक ये वाली जो क्रिएटिविटी और जो सेंस है ये एज अ डिजाइनर अवेक हुई है इस प्रेजेंटेशन के बाद कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज to keep all these senses in mind because these are literally everything for these people. The second thing is after again learning about all these things and of course हर group की अपने जो है वो concerns हैं and it's very thought provoking for me कि how they can exist in one space because हर एक की requirements अलग हैं how they can coexist in one space that's learning point for me after this as well कि इसके ऊपर जो है वो मजीद मैं जानना भी चाहूंगी कि कैसे जो है वो आफ्टर हैविंग डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ये सब एक ही स्पेस में कैसे रह सकते हैं। ठीक है, मैं इस पे बल्कि आपको हेल्प अब अभी बात कर भी लेता हूँ। अब्दुल रहमान, व्हाट अबाउट यू? फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कि जो मैंने सीखा है इससे देख के लाइक थोड़ी सी कंफ्यूजन वगैरह थी अबाउट डिफरेंट टाइप वो क्लैरिफाई हुई है और फीडबैक और लाइक उसको इन प्रोफेशन तो कितना स्पेस का लोग अब्दुल रहमान, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। मे भी शायद इंटरनेट इश्यू की वजह से शायद अब आ रही है आपको। जी, जी, अगर आप लिख दें, आप लिख दीजिए। आपका हम मैं लिख देता हाँ, हूँ मैं लिख जी। देता हूँ मैं लिख देता हूँ नो अहमद, वरीज। व्हाट अबाउट यू? जी, लाइक ऑब्वियसली बड़ी अच्छी की लर्निंग्स थी कि न्यूरो डाइवर्सिटी में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हाउ चिल्ड्रन टू एडल्ट्स हाउ दे आर अफेक्टेड बाय सच
things and neurodiversity में ये like problems होती हैं लोगों को obviously. What I would like to learn uh, more about कि if for example अगर मैं कहीं group of friends में group of people में बैठता उठता हूँ काफी, और if I face a person जो neurodiversity से सफर कर रहा है या उसको वो होती है चीज, how can I as a person help him, या मुझे उससे किस तरह से बात करनी चाहिए ताकि वो थोड़ा उस चीज में ना चला जाए या उस क्या कहेंगे एग्जैक्टली उसको, उस ट्रॉमा में ना आए मे बी। अच्छा, ये आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। इसके अंदर मैं एक छोटी सी आपको पहले बात बताता चलूँ कि दिस इज नॉट समथिंग दैट वी सफर फ्रॉम। ठीक है, ठीक है। हमने ये लफ्ज बहुत ज्यादा ध्यान से यूज करना है क्योंकि हमारे वर्ड्स ना एक जादुई पावर रखते हैं, एक शक्ति रखते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग जो हैं उस पर बिलीव रखते हैं और बाकी लोग भी उसी लिहाज से आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि सोचने के डिफरेंट पैटर्न्स हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 यही है कि कहते हैं जब भी हम इस बारे में बात कर रहे हो, इस चीज के बारे में हम कोई भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो उस बंदे से उसको एज अ नॉर्मल ट्रीट करें, बट बी वेरी विजिबली। वो क्या कहते हैं कि आपको ये याद रखना है, ये वफा आपके लिए भी और अहमद आपके उसके लिहाज से, दोनों का क्वेश्चन तकरीबन सिमिलर है कि उसके अंदर हमने ये चीज बहुत ज्यादा देखनी है कि हम किस तरीके से हर किसी की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। सिंपल एज दैट। आराम से बात करना, आराम लहजे में बात करना, विच इज वेरी क्या कहते हैं जरूरी फॉर अ न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन, लेकिन उससे बेनिफिट आम बंदे का भी हो रहा है। आराम से क्या कहते हैं जब भी बात करना तो इनंसिएशन बड़ी अच्छी रखना, उसमें न्यूरो डाइवर्जन की मेजर हेल्प होगी, लेकिन एट द सेम टाइम आम लोग जो न्यूरोटिपिकल लोग हैं वो भी अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी हम कन्वर्सेशन कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सेंसरी ओवरलोड कर रहे हो। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि हमारे बहुत से साथी, क्योंकि हम ऐसी एज में आ गए कि जिनके घर में कोई ना कोई इशू चल रहा होता होगा, क्योंकि इंसानी फितरत है, उनकी प्रॉब्लम्स चल रही है कुछ, वो परेशान होकर आपके पास आए, दोस्तों में बैठे हुए हैं, तो आप कोई भी बात कर रहे होंगे तो हत्ता कि वो न्यूरोटिपिकल हैं, बट एट दैट मोमेंट उनको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होगी जो कि शायद आपको वैसे नजर नहीं आ रही होगी। तो बजाय इसके कि हम इसको फोकस करें कि हम न्यूरो डाइवर्जन की कैसे हेल्प करेंगे, हमने ये देखना है कि हमने सोसाइटी को इंक्लूसिव कैसे बनाना है। जैसे ही हम कलर्स की सूरत में, पैटर्न्स की सूरत में हम इसको बेहतर बनाते हैं ऑटोमेटिकली। अब जिस तरह वफा आप पूछा था कि हम प्रोडक्ट को किस तरीके से डिफरेंट लोगों को केटर कर सकते हैं, हमने क्या किया, सोचा क्या कहते हैं कि ओ डिजाइन बनाए तो ऐसा कलर यूज करें जो आंखों को अच्छा लगे, जो कामिंग इफेक्ट दे, नंबर 1। नंबर 2, हमने कोशिश की कि हमने अगर बनाए तो उसके 2 पैराहे बना दिए। एक वो पैराहा कि जो मूवमेंट वाला है और एक वो पैराहा जिसमें उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, वो जरा बेहतर है। और इसको जो है हमने नजर में रख लिया। कुछ लोगों को टेक्सचर पसंद है, कुछ लोगों को नॉन टेक्सचर पसंद है, हर किसी के डिफरेंट पसंद है। इट्स नॉट अगेन रिलेटेड टू न्यूरो डाइवर्जन, ये हम लोगों के अंदर भी है कि क्या पता अब्दुल रहमान को कोई चीज टेक्सचर्ड पसंद होगी क्योंकि इट मेक्स देम फील अ लिटिल बिट मोर कंफर्ट में, जबकि अहमद को जो है ना स्मूथनेस पसंद होगी क्योंकि वो जो ना उनको रब्त ज्यादा दिखाता है। तो हमें ये याद रखना है कि व्हेन एवर वी टॉकिंग अबाउट थिंग्स, व्हेन एवर वी प्लानिंग थिंग्स, तो हमने हर डिजाइन में हर चेंज नहीं कर सकते हम ऑब्वियसली, लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि उसके अंदर वो जो एस्पेक्ट डाल सकते हैं वो जरूर डालें जो कि कामिंग इफेक्ट पैदा करे। तब आपने ये देखा क्या कहते हैं कि ज्यादातर में स्मूथ सरफेस हर, यानी कि स्मूथ जो कपड़ा है वो हर किसी का है, बस किसी में है कि एक में टेक्सचर डिफरेंट चाहिए, किसी को टेक्सचर नहीं चाहिए। डिफरेंस सिर्फ ये आया, या एक में है क्या कहते हैं कि एक को मूवमेंट चाहिए, दूसरे को मूवमेंट नहीं चाहिए। लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूरोटिपिकल लोग भी हैं जिनको मूवमेंट अच्छी लगती है। तो हमें बस मेन यही 2 वेरिएशंस हमने सोचनी होती है, हमने इतनी ज्यादा वेरिएशन सोचनी भी नहीं होती। और हमने यही देखना होता है कि हम प्रोडक्ट को कितने ज्यादा अच्छे तरीके से हम उसको इंक्लूसिव बना सकते हैं। हम हर किसी को हेल्प आउट नहीं कर सकते हैं, हमारी ह्यूमन लिमिटेशंस हैं, हम खुदा नहीं है कि हर किसी को समझ पाए, हर किसी एक ऐसी चीज बना ले जो हर किसी के काम आए। लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि जब हम कोई चीज बनाए तो इस तरीके से बनाए जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो नंबर 1 हमने यही सीखा कि हर किसी से जब भी बात करनी है हमने
एज अ नॉर्मल तरीके से बात करनी है, और उसी नॉर्मल तरीके को हमने इंक्लूसिव बनाने का, हम आराम से बात करें, इनसिएट करते हुए बात करें, कोशिश करेंगे फिजिकल टच इतनी ना हो जब तक अगले बंदे की इजाजत ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों को फिजिकल टच अच्छी नहीं लगती जब तक अगले बंदे की इजाजत ना हो। कि हम मूवमेंट, अगर हमें लगता है, क्या कहते हैं कि ओ फिजिटिंग करते हुए लोग नजर आ जाते हैं कि उसको मूवमेंट की जरूरत है, तो हमने उसका हाथ पकड़ के हमने उससे हल्का सा, यानी कि उसके साथ चल लिया, या कि हमें लगता है कि ओ ये बंदा थका हुआ लग रहा है तो उसके साथ बैठ गया। दीज आर समथिंग जो हमें आहिस्ता आहिस्ता करके खुद ही समझ आना शुरू हो जाती है। तो आई होप दिस माइट हैव आंसर्ड बोथ ऑफ योर क्वेश्चंस। Yes. I have shared mines चल and I have answered same. जो अब्दुल रहमान ने कहा, वो ये कहा कि कहते हैं आंसर वन, लर्निंग मोर अबाउट हाउ टू इंटरेक्ट विद न्यूरो डाइवर्सिटी, clarified myself about what it actually is, as it is not a disorder, how to help especially when they are stimulated. Number second, what things we have to keep in mind while designing, and more importantly, a little different way to design will be required because we have to make the product helpful for any type without things. अच्छा, अब हम इस कॉन्वर्सेशन को इख्तिताम करने से पहले आई वुड वांट कि प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस डेटा की, अगर आप अपना क्या कहते हैं एक मुझे इस फॉर्म को देखकर लेंस से आप इसको फिल कर दें, मुझे ओके कर देंगे, फिल कर दिया है, और उसके बाद वी कैन क्लोज द मीटिंग। Which form? ये जो आपको QR कोड नजर आ रहा होगा, Oh, तो अगर इस QR कोड को स्कैन करके आप बस इसकी वो ले लें, मुझे okay, शेयर okay. कर दें। कंवर, क्या जो लास्ट स्लाइड थी उसकी स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में शेयर कर देंगे just for future students? मैं अभी भेज देता हूँ, बल्कि मैं आप पूरी की पूरी स्लाइड ही भेज रहा हूँ, ये पूरा का आप पूरा जो कैनवा का लिंक है वही मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ। Okay, thank पूरी you. प्रेजेंटेशन काइंडली कर दीजिएगा शेयर जी ना, पूरी जस्ट प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ मैं आपको। श्योर। ये इस फॉर्म में एक क्वेश्चन है कि जमात जो आप पढ़ाते हो वो उसको छोड़ दें, वो तो मैंने उस पे आप एनी कर दीजिएगा, नॉट अवेलेबल। ठीक ठीक। ये बेसिकली मेरा एक मेजर फॉर्म है जो कि हर स्कूल, हर बच्चों को मैं करवाता हूँ कि अगर आप पढ़ाते हैं तो अच्छा है, मुझे पता चल जाएगा। अंडरस्टूड बिल्कुल ठीक। मुझे सिर्फ उस चीज का थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा कि जब वो स्टिम्युलेट होते हैं तो उनको कैसे और डील करते अच्छा, बस हैं। एक चीज, ये ना 5 तक रेटिंग होगी, 1 से 5 तक, तो आप देख लीजिएगा, और इट इज बिल्कुल मुकम्मल तौर पे एनोनिमस, तो मुझे पता नहीं होगा कि किसने किया, तो आप मेरी बुराइयां भी लिख सकते हैं ताकि मैं सीख सकूं। जी अब्दुल रहमान, आप क्या कहते हैं? तो ये चीज मैं पूछ रहा था, यूनिवर्सिटी का नाम या स्कूल का नाम जो लिखा हुआ उसमें लाइक क्या औजार, औजार, औजार। ओके ओके ओके। दूसरा ये कि जब ये ऑटिस्टिक माइंड जब स्टिम्युलेटेड होते हैं, जिसका मैंने क्वेश्चन किया था, मतलब आंसर्स दिए आपने, उसका थोड़ा सा इफ यू कैन गिव मी वन लाइनर कि उनको स्टिम्युलेशन के टाइम पे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। आस्किंग फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई हैव अ डे केयर एंड देयर आर मल्टीपल डाइवर्सिटी के किड्स होते हैं, तो आई हैव डेल्ट विद many minds, but still I अच्छा hope. अब्दुल रहमान, अब वही वाली बात, उसी चीज देखती है कि स्टिमुलेशन किस तरह की है उनकी। अगर लेट्स सपोज कि वो सेंसरी स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, और तो सबसे पहली बात है कि उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उनसे बात ना करें। लेट देम हैंडल देयर इमोशंस अ लिटिल बिट, कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। वो क्या होता है, क्या कहते हैं, आपको और ज्यादा गुस्सा आना शुरू होता है कि 2 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ। हर ह्यूमन इस तरह का है कि उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ टाइम दरकार होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, यानी कि ट्राई टू मेक अ स्पेस जहाँ पे वो साइलेंट स्पेस जगह हो। दूसरा ये होता है कि दे नीड समथिंग जो कि ना उनको थोड़े से हग सूरत में कर सके। यू माइट सी सम ऑटिस्टिक पीपल हु लाइक टू हग देमसेल्व्स, जब वो बहुत ही ज्यादा ना ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं, दे आर यूजिंग, चल रहे होते हैं,
तो उनकी ओवर स्टिमुलेशन को कम करने के लिए नंबर 1 यही है कि कहते हैं कि टू प्रोवाइड देम समथिंग जो कि जो वो अगर आपने वो चेयर वो देखा था एक बोर्ड की नुमा का जो सोफा था जिसमें वो अंदर घुसे हुए थे और उनको अच्छा लग रहा था उसके अंदर, ठीक है। तो हैव टू मेक देम, उनको सेंसरीज बहुत अच्छे लगते हैं, उनको पैटर्न बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो यू कैन प्रोवाइड देम विद ब्लॉक्स जिसमें वो कलर कोऑर्डिनेशन के थ्रू ना अपने कलर्स को सेट कर सकते हैं। तो देयर आर लाइक डिफरेंट टेक्निक्स जो कि आप कर सकते हैं। वो फिर एज आ जाती है कि किस एज के हैं, फिर उसमें ये आ जाता है कि वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में कहाँ पे लाई करते हैं, तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है बस। लेकिन ये याद रखना है कि ऐसी जगह जहाँ पे उनके पास ऑप्शंस कम हो, नंबर 1। नंबर 2, जो चीजें सामने मौजूद हो उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो कि ये चीजें यानी कि उनको रूल्स अच्छे लगते हैं कि 2 बजे अगर अब्बू ने आना है तो 2 बजे अब्बू ने आना है, अगर उससे आगे पीछे होंगे तो वो थोड़ी देर के लिए एकदम होंगे कि हो क्यों रहा है। फिर आगे आ जाएगा कि कहते हैं तीसरा ये कि उनको कलर कोडिंग के लिए चीजें दें कि वो कलर कोड कर सकें उसको। दे लव कलर कोडिंग, उनको पैटर्न बनाना है, उनको एक तरीके से जो है ना सेट करना। तो हमारे पास ये छोटे मोटे से हैं और कोशिश करना कि आवाज ना हो, या लेट देम, वो क्या कहते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, उनसे फिर पूछना बाद में व्हेन दे अ लिटिल बिट काम, तो उनसे पूछना कि हम किस तरीके से मदद करें, आओ बाहर चलना है, देन आस्क देम क्वेश्चन कि जहाँ पे वो डायरेक्ट कर सके। तो दैट्स इट। तो आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया? बस ऑलमोस्ट क्लियर जी हो गया। बस ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम लोग साद आपके बस वो आवाज रह गई। जमात जी जो मैं आप कर रहा पढ़ते हूँ। हैं इसका बस बता दें। अब उसमें बस कुछ भी नहीं लिखना, नहीं लिखना है, नॉट अवेलेबल। रिमशा आपका हो गया? बस होने वाला है 1 मिनट में, मैं हाँ सबमिट यानी कर कि रही हूँ। बस हो जाएगा ना सबमिट, बस ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर बताइएगा। और मैंने जो वो है अभी मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन ग्रुप के अंदर भेज भी रहा हूँ, और ये सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, फर्नीचर से लिंक जितनी भी है, ठीक है, जो मैं दिखा रहा था। श्योर थैंक ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। Perfect. Thank you. Allah Hafiz.